नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कंसेप्ट में स्वागत करता हूँ। होप सो आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है एक नई कंपनी का नए आईपीओ के रिलेटेड है। कंपनी का नाम है रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड, जिसका आईपीओ 28 से स्टार्ट हो गया है और इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 28 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में है और इसका प्राइसिंग जो है कंपनी ने 880 से 900 रुपीज़ के आसपास रखा हुआ है, 900 रुपीज़ का रखा हुआ है। उसके बाद उसका फेस वैल्यू जो है कंपनी का शेयर का 10 रुपीज़ है और कंपनी ने एक लॉट में 16 शेयर और टोटल वैल्यू जो है आपको लगानी है वो 14,400 का इन्वेस्टमेंट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। और ये दोनों कंपनी का जो शेयर है वो एनएससी और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। इसमें हम अगर आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करें तो कंपनी ने टोटल 731 करोड़ का आईपीओ साइज़ है, जिसमें से 56 करोड़ का जो है फ्रेश इशू है और जो 75 लाख शेयर्स जो है इक्विटी शेयर्स जिसकी वैल्यू 675 करोड़ है वो रेवेंडल पीई एलएलसी करके जो इनकी शेयर होल्डर है वो कंपनी वो ओएफएस में अपने शेयर्स दे रही है। इनके पास 1.09 करोड़ शेयर है, जिसमें से 75 लाख शेयर जो है वो अपने ओएफएस में दे रही है। इनकी टोटल शेयर होल्डिंग 41% है, जो रिड्यूस होके 28% वो जो इसमें से अपना 28% स्टेक जो है वो ओएफएस में दे रही है। इसमें अगर देखेंगे तो क्यूआईबी के लिए उन्होंने 50% का ये रिजर्वेशन रखा हुआ है, रिटेल के लिए 35% और एनआईएस के लिए 15% का अपना रिजर्वेशन रखा हुआ है। इसके बाद कंपनी के जो अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर के पास अभी 58.99% की होल्डिंग है, जो आगे जाके 50 मतलब आफ्टर आईपीओ 57.64 की हो जाएगी। अगर कंपनी अगर इसके लिस्टिंग की बात करें तो लगभग आपको अगस्त 9 तक कंपनी शेयर जो है लिस्ट हो जाएंगे बीएसई और एनएसई में, और डीमेट में आपको लगभग अगस्त 6 के आसपास आपको ये शेयर्स आपके डीमेट में मिल जाएंगे। कंपनी के जो अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी के जो प्रमोटर है मनीष दिमदेका जो चेयरमैन और एमडी है एग्जिटिंग, और रुपेश दयाशंकर मडेगा, इसने एक पार्टनरशिप फर्म की स्टार्ट की थी जो 40 साल पहले, जिसका नाम था रोलेक्स इंडस्ट्रीज, जो 1978 में इन्होंने स्टार्ट किया था। दोनों के पास जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मार्केटिंग, प्रोडक्शंस और फाइनेंस में। मनीष जो मांडेगा है वो बैचलर डिग्री होल्ड करता है रांची यूनिवर्सिटी से और इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र के बिजनेस के रिलेटेड। फिर इस कंपनी को 2003 में रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड करके कर दिया। इस जो बाद में जाके 2013 में रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड हो गई। और इसके बाद ये जो कंपनी है 5 फॉर्जिंग, जो इंडिया की टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनी है उसमें ये आती है। कंपनी जो है फॉर्ज और मशीन्स के बेरिंग रिंग्स जो होते हैं, जो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स के पार्ट में यूज़ होने वाले हैं, वो सेगमेंट्स में काम करती है। इसमें पैसेंजर व्हीकल आ गया, 2 व्हीलर आ गया, कमर्शियल्स व्हीकल आ गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, ऑफ हाईवे व्हीकल्स आ गए, इंडस्ट्रीज की मशीनें हैं वो उसमें काम होता है, विंड टर्बाइन के रिलेटेड जो है उसमें काम हो रहा है, और रेलवेज की में भी इनका काम है। इनके पास वाइड रेंज जो है प्रोडक्ट वैरायटी है, वर्ड ऑफरिंग है फॉर ऑटोमेटिव पार्ट्स के लिए है और अलॉय स्टील बेरिंग रिंग्स के लिए है। और इसमें अगर देखें तो कंपनी के पास जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक एज वेल इंटरनेशनल जगह पे भी इसका यूज़ हो रहा है। इसमें आप देखेंगे इनके पास जो कस्टमर है उसमें एसआरएफ इंडिया, स्कैफलर इंडिया, टिमकिन इंडिया एक्सेट्रा, ये बड़े बड़े ऐसे इनके पास कस्टमर है। और जो अगर FY21 में जो हम बात करें तो उन्होंने जो बेयरिंग रिंग्स और ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स को 60 कस्टमर को प्रोवाइड किया था इन 17 कंट्रीज, मतलब इतना बड़ा एक्सपोर्ट उन्होंने FY21 में किया है। जो प्राइमरी जो कंट्री 17 कंट्रीज है और जो प्राइमरी लोकेटेड इन इंडिया, द यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, चेक रिपब्लिक एंड थाईलैंड, ऐसे जगहों पर भी उन्होंने अपना इतना एक्सपोर्ट किया है। करंटली कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है,
जो राजकोट में है, जो इसमें 22 फॉर्जिंग लाइंस है विथ एग्रीगेट इंस्टॉल कैपेसिटी जो उनकी है 144,750 मिलियन टन पर एनम। इतनी बड़ी इनकी पास कैपेसिटी है अपने जो ऑटोमेटिक पार्ट्स के लिए और फॉर्जिंग पार्ट्स के लिए। फिर इनके पास जो मशीनें हैं वो मशीनिंग फैसिलिटीज जो है उनके पास 528 स्पिंडलर्स का कंबाइंड इंस्टॉल कैपेसिटी उनके पास है। 69 मिलियंस जो है पार्ट्स बनाते हैं हर साल पर एनम, मतलब इतना बड़ा पार्ट्स का उनके पास बिजनेस है। और जो मशीनरी में यूज होने वाले फनरस है, कोल्ड रोलिंग है, ऐसी मशीनरीज का भी ये लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं। इन्होंने जो अपना लोकेशन है वो राजकोट में रखने से इनको बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो नॉर्थ इंडिया और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया को भी कवर कर लेते हैं। और इसके साथ साथ इनके एक्सपोर्ट में भी इनको हेल्प हो जाती है, बिकॉज राजकोट से कांडला, मुंद्रा और पीपरा ये तीनों जो है एक्सपोर्ट वो एकदम नज़दीक उनको पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट इजीली हो जाता है। इस कंपनी का अगर देखे मतलब रिलेशन मेंटेनेंस में, तो लॉन्ग रिलेशन है अपने कस्टमर के साथ। इनके 70% जो टॉप 10 लार्जेस्ट कस्टमर जो है जो उनसे बिजनेस होता है, और उनके साथ उनका 10-10 साल से उनके पास से उनके बिजनेस मिल रहा है। कंपनी और नए सेगमेंट्स में जा रही है, जैसे विंड मिल के सेगमेंट्स में जा रही है, सोलर पावर के सेगमेंट्स में भी जा रही है। इसलिए वो बहुत सारी अपने इक्विपमेंट्स और कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे उसमें इंस्टॉल कर रही है, ताकि उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है और वो कम हो जाए, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उससे एक्सपांशन हो। अभी हम कंपनी के प्रमोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि इनके प्रमोटर के नाम इस तरह से है: रुपेश दयाशंकर मडेका, जितेंद्र दयाशंकर मडेका, मनीष दयाशंकर मडेका, पिनाकिन दयाशंकर मडेका और भौतिक दयाशंकर मडेका। ये सब कंपनी के प्रमोटर्स है, जो मेजर प्रमोटर है। इनके पास 48.80% शेयर होल्डिंग है, और प्रमोटर जो ग्रुप है उसके साथ 10.8% स्टेक है। मतलब टोटल प्रमोटर ग्रुप की होल्डिंग 58.99% है। दूसरी तरफ पब्लिक शेयर होल्डर में सिर्फ रेवेंडल पीई एलएलसी जो अपने शेयर ओएफएस में दे रही है, वो कंपनी है जिसको पहले एनएसआर पीई मॉरिशस कहते थे। उसका जो स्टेक है अभी कंपनी में 41% है, जो बाद में आके आफ्टर पोस्ट मतलब अपनी 28% वो लोग रिड्यूस कर रहे हैं। रेवेंडल जो है वो कंपनी के साथ 2007 से मतलब इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें उन्होंने पहले 151 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट 12.50 करोड़ का 2011 में किया, जो लगभग टोटल मिलके 163.50 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो अभी देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल 12 शेयर होल्डर है, इंक्लूडिंग प्रमोटर होल्डिंग और एक पब्लिक शेयर होल्डर। कंपनी के जो CFO है उनका नाम है हिरेन दिलीप भाई दोषी, जो अभी रिसेंटली मार्च 12, 2021 में ज्वाइन हुए हैं। ऑलरेडी पहले पुराने हैं, बट उनको एज अ CFO बनाया गया है। अगर कंपनी के आपको IPO के जब लिस्ट होंगे, लिस्ट होने से पहले अलॉटमेंट अगर आपको चेक करना है, तो उनका जो RTA है वो लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनकी साइट पे जाके आप कंपनी का अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी नहीं मालूम कि अलॉटमेंट क्या होता है, IPO क्या होता है, तो उसकी लिंक हमने इस वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो जरूर आप जाके उस वीडियो को देखिए और अपना नॉलेज बढ़ाइए। कंपिटिटिव स्ट्रेंथ देखे कंपनी की, तो कंपनी के पास लीडिंग फॉर्जिंग इंडिया फॉर्जिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है जो टॉप 5 में आती है। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, उनकी कैपेबिलिटीज़ भी स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर के साथ अच्छा खासा रिलेशन है। कंप्रेहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो प्रोडक्ट का है बहुत ही कंप्रेहेंसिव है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और इनके जो प्रमोटर्स है और मैनेजमेंट है उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये बिजनेस के रिलेटेड। कंपनी का अभी स्ट्रेटेजी देखें कि क्या स्ट्रेटेजी है रिसेंटली, तो कंपनी अपना जो बिजनेस है एक्सपेंशन मोड में लेके जा रही है, और हाईली इसमें अभी एक्सपेंशन कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा रही है। इसके साथ साथ अपनी जो रिस्क है, लोन जो डेब्ट के साथ जो रिस्क है उनकी लेवरेजिंग है वो धीरे धीरे उसको कम कर रही है, और अपना जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल को एक तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। इस तरह से कंपनी की स्ट्रेटेजी है आगे बढ़ने की। अभी जो इस IPO से जो पैसा आएगा वो कहाँ पे जाएगा? OFS का पैसा जो आएगा वो सीधा
जो रेंडल जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके पास चला जाएगा। बट जो 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा वो कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंड जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, मतलब जो डेप्ट रिडक्शंस के लिए यूज़ कर सकती है, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेगी। अगर हम लोग फाइनेंशियल्स पे अभी आए तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमारे पास पहले है ईपीएस। ईपीएस में अगर देखें तो 17-18 में कंपनी का 13.39 का ईपीएस था, एज पर डीआरएसपी ये सब रिकॉर्ड है। 18-19 में 24.62 था, 19-20 में कंपनी का 22.08 ईपीएस हुआ, 2021 में 10.56 का ईपीएस हो गया, और 2021 में वापस 35.96 का ईपीएस, फाइनेंशियल ईयर 2021 का 35.96 का ईपीएस हो गया। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 17-18 में 46.62 था, फाइनेंशियल 18-19 में 27.42 है, और FY 19-20 में 19.75 रिटर्न ऑफ नेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और फाइनेंशियल और 2021 में 27.42 का उनका रिटर्न ऑफ नेटवर्थ है। एनएवी की आज की तारीख में बात करें मार्च 31 2021 की बैलेंस शीट के हिसाब से, तो आज की तारीख में उनका एनएवी जो आता है 148.76 आता है। इसके कंपेरिजन में मार्च 31 का अगर एनएवी देखे तो 111.80 रुपया उनका 80 पैसा वो एक उनका एनएपी है, एनएवी था। अगर ग्रुप में कंपनी की बात करें तो अगर कंपनी को आपको कंपेयर करना है तो आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट रेंज है उन कंपनी की और इस कंपनी की थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें आप ले सकते हैं भारत फोर्ज ले सकते हैं, रामाकृष्णन फोर्ज ले सकते हैं, और MM फोर्ज ले सकते हैं। और कंपनी के अगर हम लोग असेट की बात करें 2018 में कंपनी के पास 803 करोड़ के असेट थे, 2019 में 782 करोड़ के असेट थे, और 2020 में 686 करोड़ के असेट थे, 2021 में 797 के असेट थे। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2018 में 792 करोड़ था, जो बढ़ के 2019 में 911 हो गया, और उसके बाद सडनली कंपनी का जो टर्नओवर है 2020 में 675 करोड़ हो गया, 2021 में और भी कम हो गया 620। बट आप उसके पैट की एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ अलग ही रिवर्स इसमें दिखेगा। पैट जो है 2018 का 72 करोड़ था, 2019 में 59 करोड़ हो गया। बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया बट पैट कम हो गया, और 2020 में 675 करोड़ का जो उनका रेवेन्यू हुआ उसके सामने उनका पैट 52 करोड़, और 2021 में उनका 620 का जो रेवेन्यू था बट उसके सामने 87 करोड़ का उनका पैट बैठ रहा है। तो आप एक आप देखेंगे तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है पैट और रेवेन्यू के बीच में। रेवेन्यू घट रहा है और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका इनका बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे रीज़न है, कंपनी ने अपने बहुत सारे डेट रीज़न बढ़ने का कारण ये है कि इसमें इन्होंने डेट रिड्यूस किया जिसके से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई। दूसरा ये भी है कि इन्होंने ये अपना क्या बोलते हैं अपना टैक्स रिडक्शन का उनको कुछ बेनिफिट मिला, तो उसके वजह से उनकी प्रॉफिट में वृद्धि हो गई। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो ये बॉटम लाइन जो है वो उसके इम्प्रूवमेंट की वजह से हुआ है, बट इनका जो टॉप लाइन है जो मेन है जो सेल्स है जो रेवेन्यू है वो ही कम हो रहा है। सो ये कब तक ये मेंटेन कर पाएंगे, जबकि बॉटम लाइन कब तक उनकी मेंटेन होएगी, ये सब मतलब कितना रिड्यूस होएगी उससे कितना बेनिफिट मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म के लिए है। 1-2 साल तक और बॉटम लाइन कम हो जाएगी बट उसके बाद सेल्स तो आपको आखिर में बढ़ाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए कि उनका जो सेल्स है वो नहीं बढ़ रहा है। कंपनी के अगर समझो हम रिसेंट जो अपडेट है हमारे पास जो इनकी एंकर इन्वेस्टर्स जो आया है उनके पास वो 219.30 करोड़ आया है लगभग। रोलेक्स का एंकर इन्वेस्टमेंट में जो उन्होंने जो रोड शो किया उसके हिसाब से, और उसमें आप देखेंगे सब जो इंडिया के डोमेस्टिक जितने भी म्यूचुअल फंड है सब ने अप्लाई किया है। जैसे इसमें मैं आपको नाम बताऊँ तो HDFC के ग्रुप से आया है, दूसरा ICICI से भी आया है, एक्सिस बैंक भी एक्सिस का भी आया है, आदित्य बिरला आया है, कोटक महिंद्रा आया है, फिर आप LNT से भी आया है, निपॉन इंडिया, तो SBI है। वो सब जितने भी म्यूचुअल फंड्स है सब ने इनमें अप्लाई किया है और टोटल जो एप्लीकेशन उनको मिली है 219.30 करोड़ की फंड उनको मिला है। हम अभी इनके थोड़े रिव्यू पार्ट्स पे आ जाते हैं। कंपनी का जो हम थोड़ा पास्ट देखें तो उसमें थोड़ा कुछ मतलब आप बोलेंगे मतलब अगर कंपनी का हम लोग वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू डिक्रीजेस, बट उसमें और उनका पी भी है
बहुत ही रीजनेबल है एज कम्पेयर टू उनके जो पीयर्स ग्रुप कंपनी है उसके हिसाब से। और जो वैल्यूएशन का गैप बहुत ज़्यादा रखा है, तो इसमें चांसेस है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, इसलिए उसका जीएमपी जो है 50% से 60% के बीच में चल रहा है। मतलब अभी 450 रुपये का लगभग जीएमपी चल रहा है, तो इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। और इवन ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी जो आज डे 1 पे इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। रिटेल का तो 7 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, और इसमें ओवरऑल जो है 3.84 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो अगर हम इनके थोड़ा पास्ट में जाए, तो कंपनी का जो 2013 में लगभग एक उन्होंने सीडीआर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में दिया था, क्योंकि क्या हुआ था कि उस टाइम उन्होंने बहुत सारे डेब्ट्स ले ली थी, जिसकी वजह से वो उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग में आरबीआई को एप्लीकेशन किया, जिसमें उनके फेवर में गया, और आरबीआई ने उनको इसका कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग का बेनिफिट दे दिया। जिसमें क्या हुआ कि बैंकों ने अपने कुछ लोन्स के इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, या फिर अपने जो लोन्स के जो ईएमआई जो पेमेंट करने थे वो रेट को उन्होंने आगे बढ़ा दी। तो इसमें क्या हो रहा था कि कंपनी बार बार बहुत सारे डिफॉल्ट्स कर रही थी पेमेंट्स में, इंटरेस्ट पेमेंट में और प्रिंसिपल पेमेंट में, दोनों में। तो ये धीरे धीरे बाद में इम्प्रूवमेंट होता गया, बट फिर भी अभी भी कंपनी के कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो की वजह से उनका जो लोन है वो टाइमली रिपे नहीं हो पा रहा था। इसमें अभी और भी देखेंगे तो नेगेटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो उस टाइम 2017 से 2019 की बात है, केयर ने इनकी रेटिंग डी रेटिंग कर दी थी। डी रेटिंग का मतलब ये होता है कि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी या तो डिफॉल्ट करने वाली है या डिफॉल्ट कर लिया है। अभी मगर कंपनी की रेटिंग जो है उन्होंने केयर में बीबी कर दी है। तो ये थोड़ा एक क्या बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट बन जाता है कि 2 साल लगभग हुआ है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं हुआ है, उसमें उनकी डी रेटिंग थी, और अचानक ऐसे कंपनी में क्या हो गया कि बीबी रेटिंग भी मिल गई है उनको। और अगर कंपनी ने बहुत सारे मतलब 2020 में कुछ डिफॉल्ट किए थे वो तो है ही है, इसके साथ साथ उनका जो मार्जिन है कंपनी के बहुत हाई है एज कम्पेयर टू उनके पेयर कंपनी में। तो ये भी अभी तक उनके थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। और जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट और टैक्स का एडवांटेज इनको जो मिल रहा है अपने पास्ट रिजल्ट्स में, वो कब तक वो मैनेज कर पाएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनका जो अपना जो टॉप जो है जो सेल्स और रेवेन्यू है वो अभी इनका इंक्रीज नहीं हो रहा है, वो फॉल डाउन ही होता जा रहा है। बट इसके पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि कंपनी के प्रोमोटर का अच्छा रिकॉर्ड है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, डेब्ट उन्होंने धीरे धीरे रिड्यूस किया है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट किया है। सो इसमें एक न्यूट्रल व्यू लेते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर ही इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता है। बिकॉज क्या है, लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी ने अपना सेल्स इंक्रीज नहीं किया, उसमें अपना सेल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं किया, तो आगे जाके उनको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ओनली फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंपनी के परफॉर्मेंस पर। सो आप इस हिसाब से अपना आईपीओ का जजमेंट ले सकते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने रिलेटिव्स और अपने सर्कल में शेयर कीजिए ताकि इसकी जानकारी उनको तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।